हेल्थ टिप्स में डॉक्टर संदीप गुप्ता। आज हम बात करेंगे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस मेरे टॉपिक को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। अब सबसे पहले बात करते हैं कि एंटी माइक्रोबियल होते क्या हैं। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स में एंटीबायोटिक्स जो कि एक बैक्टीरिया को किल करते हैं, एंटी फंगल जो कि फंगस को किल करते हैं, एंटी वायरल जो कि वायरसेस को किल करते हैं, और एंटी पैरासाइट्स ड्रग जो पैरासाइट्स को किल करती हैं। उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते कब है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस तब कहते हैं जब बैक्टीरिया, फंगस, वायरस या फिर पैरासाइट्स उन ड्रग्स को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं जो कि ड्रग उनके लिए बनाई गई है, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, जिससे कि एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स इनफेक्टिव हो जाती हैं और इन्फेक्शंस को ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके चलते जब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है तो इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल जाता है और सीवियर इलनेस हो जाती है, सेप्टिसीमिया हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। तो तब ये वो बैक्टीरिया, फंगस या वायरसेस जिनके अगेंस्ट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है वो दूसरे पेशेंट्स में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। खासकर हॉस्पिटल्स में ज़्यादा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हॉस्पिटल में कोई इन्फेक्शन होता है तो मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, फंगस या वायरस होते हैं जिनको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। ये एक ग्लोबल पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। एक उदाहरण से इस तरह से समझिए कि एक टीबी के पेशेंट का इलाज करना बड़ा आसान है, बहुत सस्ता है, पर जो MDR ट्यूबरकुलोसिस होती है, यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस जो होती है, उसको ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही महंगा है, और उसके ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का ट्रीटमेंट का सबसे पहला कदम ये है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैदा ही ना होने दिया जाए, उसको होने ही ना दिया जाए। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से बचने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि इन्फेक्शंस को होने ही ना दिया जाए, सफाई का ध्यान रखा जाए, और अगर इन्फेक्शन हो भी जाता है तो उसके स्प्रेड को रोकने का ध्यान दिया जाए। अगर इन्फेक्शन होगा ही नहीं तो एंटीबायोटिक या एंटी माइक्रोबियल देने ही नहीं पड़ेंगे, तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप ही नहीं होगा। और जिन इन्फेक्शंस को बॉडी रेजिस्टेंस अपने आप ठीक कर सकता है उनमें फालतू में एंटीबायोटिक्स ना दिया जाए। जैसे विंटर डायरिया होता है, ज़्यादातर वायरल डायरिया होता है, उसको में एंटीबायोटिक का कोई यूज़ नहीं है। अगर आप एंटीबायोटिक देते हैं तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। कोई भी वायरल इलनेसेस होती हैं जैसे कि इन्फ्लुएंज़ा है, कोविड है, या इस तरीके कोई और वायरल इलनेस जो कि देखने में, क्लिनिकली देखने में ही वायरल इलनेस लग रही है, उसमें एंटीबायोटिक्स ना दिया जाए, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करते हैं। एंटीवायरस भी उन्हीं इन्फेक्शंस में दिए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी रेजिस्टेंस अपने आप ठीक नहीं कर पाती, जैसे कि HIV है, हेपेटाइटिस C है या हेपेटाइटिस B है। इस तरह के जो इन्फेक्शंस होते हैं जो हमारी बॉडी जिससे लड़ नहीं पाती है, उसमें दिए जाते हैं। अननेसेसरी छोटे मोटे इन्फेक्शन के लिए एंटीवायरल ड्रग्स नहीं देनी चाहिए। कोई भी फंगल इन्फेक्शंस होते हैं तो उसमें हम एंटी फंगल ही लगाएं। एंटी फंगल और स्टेरॉयड के मिले हुए जो क्रीम्स आती हैं उनको कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप यूज़ करेंगे तो उन एंटी फंगल से रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। आपको सिर्फ एंटी फंगल यूज़ करने हैं। अननेसेसरी एंटीबायोटिक यूज़ करनी नहीं चाहिए। जितने दिन एंटीबायोटिक का कोर्स है उतना ही लेना चाहिए, और अगर ज़्यादा लेंगे या कम लेंगे तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इस तरह के एंटीबायोटिक और एंटीफंगल ईजाद करने चाहिए जिनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप मुश्किल से हो। जैसे क्यूनोलोन ग्रुप की एक दवाई है जिसमें ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन आती है। बहुत सालों के बाद इसके अगेंस्ट भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होने लगा है। अगर किसी भी इन्फेक्शन के सोर्स का हमें पता है, जैसे यूरिन इन्फेक्शन है या फिर निमोनिया है या टीबी है, बलगम आ रहा है, तो हमें उसका कल्चर करना चाहिए। टीबी में बलगम का कल्चर करना चाहिए, निमोनिया में भी बलगम का कल्चर करना चाहिए, और यूरिन इन्फेक्शन में यूरिन का कल्चर करना चाहिए। शुरू में कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे सकते हैं 2-3 दिन के लिए। जब कल्चर का रिजल्ट आ जाए तो उस कल्चर के रिजल्ट के हिसाब से आपको एंटीबायोटिक देना है। कभी भी पुराना प्रिस्क्रिप्शन देखकर आपको एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करने चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि पहले गला ख़राब होने में डॉक्टर ने ये दवाइयाँ दी थी, मैं भी यही दवाई ले लूँ। जब कोई आपने एंटीबायोटिक दिया तो वो उस इन्फेक्शन को पैदा करने वाले बैक्टीरिया को किल करेगा, पर सारी पॉपुलेशन उस एंटीबायोटिक से सेंसिटिव नहीं होती। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो रेजिस्टेंट होते हैं। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में क्या होता है कि अगर 99% बैक्टीरिया जो है सेंसिटिव है उस ड्रग से, तो वो ड्रग उसको किल कर देती है, और जो 1% जो बचते हैं उसको आपकी बॉडी रेजिस्टेंस किल कर देती है। पर कभी कभी क्या होता है, एंटीबायोटिक जो या एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जो होते हैं वो
जो हमारी बॉडी में हेल्पफुल बैक्टीरिया जो होते हैं, हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं, उनको भी किल कर देती है। तो ऐसे केसेस में जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से जो बच जाते हैं बैक्टीरिया, वो ग्रो ज़्यादा होने लग जाते हैं और फिर उससे इन्फेक्शन जो होता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक काम नहीं करते हैं या एंटी माइक्रोबियल काम नहीं करते और ये दूसरे लोगों में भी फैल सकते हैं। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता कैसे है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने के कई मैकेनिज्म्स होते हैं। कई तरीके के बैक्टीरिया जैसे क्लेप्सिला निमोनिया कुछ तरीके के प्रोटीन्स और एंजाइम सेक्रेट करते हैं जो कि एंटीबायोटिक्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कई तरीके के फंगस और बैक्टीरिया जैसे कि सूडोमोनास अपने सेल वॉल के ऊपर कुछ सेलुलर पंप्स को यूज़ करके एंटीबायोटिक्स को अपने सरफेस के ऊपर से रिमूव कर देते हैं। ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो पूरे बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय नहीं करते, वो बैक्टीरियाज के ऊपर कुछ टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, जो कि एक रिसेप्टर हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है या एंजाइम हो सकता है। बैक्टीरिया जो होते हैं वो इन टारगेट्स को ही चेंज कर देते हैं, जिससे कि एंटीबायोटिक्स जो होते हैं बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाते हैं। जब बैक्टीरिया किसी ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है तो मल्टीप्लाई करता है, उसकी लाखों करोड़ों कॉपीज़ बनती हैं और ये लाखों करोड़ों कॉपीज़ आपस में बिल्कुल सेम नहीं होती हैं। कभी कभी इसमें जीन्स में कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं जो कभी कभी बैक्टीरिया के लिए अच्छे के लिए होते हैं और कभी कभी ठीक नहीं भी होते हैं। कभी कभी ये जो म्यूटेशंस जो होते हैं एंटीबायोटिक्स से बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देते हैं, जिससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट कुछ स्ट्रेन्स डेवलप हो जाते हैं नेचुरल एवोल्यूशन से। तो अब अगर हम बैक्टीरिया के लिए किल करने के लिए कोई एंटीबायोटिक देते हैं तो जो एंटीबायोटिक सेंसिटिव बैक्टीरिया होंगे वो तो किल हो जाएंगे, जो बाकी जो बचेंगे रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स, जब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं तो एक तो बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ने लग जाता है और वो इन्फेक्शन जब किसी दूसरे में जाता है तो वो दूसरे ह्यूमन बॉडीज़ को भी इन्फेक्ट कर देता है। तो इस तरीके से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स जो म्यूटेशन से बनते हैं पूरी कम्युनिटी में फैलते चले जाते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपनी मेम्ब्रेन से एंटीबायोटिक्स को अंदर जाने से रोकते हैं और इस तरीके से एंटीबायोटिक्स को बैक्टीरिया को किल करने से रोकते हैं। तो आज के वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से बचने का सबसे बढ़िया तरीका है कि एंटीबायोटिक को यूज़ ही नहीं किया जाए, यानी कि उन्हीं जगहों पर यूज़ किया जाए जहाँ पर उसकी ज़रूरत है। अननेसेसरी उसको एंटीबायोटिक को यूज़ ना किया जाए। ओटीसी प्रोडक्ट के तौर पर एंटीबायोटिक को यूज़ नहीं करना चाहिए। एंटीबायोटिक उतना ही यूज़ करना चाहिए जितना रिकमेंडेड है, उतने दिनों के लिए ही यूज़ करना चाहिए जितना रिकमेंडेड है, फालतू में यूज़ नहीं करना चाहिए। आज बस इतना ही। मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।